हेलो एवरीवन। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने मई 2026 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं और आज हम लोग जून 2026 के करंट अफेयर्स की अपनी रिवीजन क्लास कंप्लीट करेंगे। अभी जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो 15 जुलाई को बिहार एपीओ है, 26 जुलाई को आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है और वहीं 23 अगस्त को आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, दिसंबर में आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। इन सारी परीक्षाओं में बीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आपको यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और अगर आपको इस बात की प्रामाणिकता देखनी है कि इस कंटेंट से प्रश्न आए हैं या नहीं, तो एक टेलीग्राम ग्रुप है @UP जुडिशरी APO। जब ये टाइप करेंगे आप @UP जुडिशरी APO, बिना स्पेस के जब ये आप टाइप करेंगे @UP जुडिशरी APO टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आएगा, उसमें लगभग 7200 लोग हैं। तो वहाँ पे हर एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया जाता है पेज नंबर के साथ। तो अभी AEDO का पेपर हुआ था बिहार में, उसमें भी सारे के सारे प्रश्न आए थे अपने PDF से। तो आप जाके उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस PDF को ले सकते हैं। किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने जून 2026 में राज्यसभा का अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो इनका नाम है जॉर्ज कुरियन। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली जो गृहिणियां हैं उनके बीमा मुआवजे पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घर संभालने वाली महिलाओं को किस गरिमामयी दर्जे से नवाजा है? तो इनको नेशन बिल्डर बोला है, यानी कि राष्ट्र निर्माता। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नीति आयोग की 11th गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय यानी कि मुख्य थीम क्या था? तो इसका थीम था 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा है, तो ये है नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री का नाम पूछा है, इनका नाम है DK शिव कुमार। अगले प्रश्न में भारत के सॉलिसिटर जनरल का नाम पूछा है, तो ये एक लंबे समय से हैं तुषार मेहता और इन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में अमेंडमेंट करके कफ सिरप सहित कई सिरप्स को इनकी ओवर द काउंटर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से उन्हें किस शेड्यूल से बेदखल कर दिया है? तो इन्हें शेड्यूल के से बेदखल कर दिया है। अगर शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा कि ड्रग्स रूल्स जो है 1945 इससे रिलेटेड है और इन्हें शेड्यूल के से हटा करके इनकी ओवर द काउंटर बिक्री अब बंद कर दी गई है। HDFC बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। IB के नए निदेशक कौन है? इनका नाम है महेश दीक्षित। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर बिमल पटेल। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? इनका नाम है हितेश जोशी। प्रसिद्ध फिनटेक कंपनी क्रेड CRED के किस संस्थापक को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का नया वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया है? तो इनका नाम है कुणाल शाह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CMD और चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। इंडिया AI मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? इनका नाम है सौरभ विजय।
भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यकाल के लिए कार्यकाल 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है आर मुकुंदन। भारतीय उद्योग परिसंघ, आर मुकुंदन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। दुनिया के सबसे पहले खरबपति बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो इनका नाम है एलन मस्क। मई 2026 के दौरान रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितना था? तो ये था 3.93%। वहीं पे होलसेल इन्फ्लेशन रेट कितना था? तो ये था 9.68। आरबीआई द्वारा जून 2026 की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में बिना किसी बदलाव के रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया? तो ये 5.25 है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में पहले स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल को शामिल किया। स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल ACV H561। इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किस राज्य के शिपयार्ड में किया गया था? तो गोवा में किया गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने US इंडो पैसिफिक कमांड का नाम संशोधित कर पुनः क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है US पैसिफिक कमांड। भारतीय नौसेना ने राष्ट्र की 36 वर्षों तक शानदार सेवा करने वाले अपने किस प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर बेड़े INAS 330 द हार्पून को आधिकारिक रूप से डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिया है? तो यह है सी किंग MK 42B। सी किंग MK 42B। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है धीरज सेठ। तो ये पहले उप प्रमुख थे, अब इन्हीं को प्रमुख नियुक्त कर दिया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? तो इनका नाम है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। वहीं भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख का नाम पूछा है, तो इनका नाम है वाइस एडमिरल अजय कोचर। जून 2026 में अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। थिंक टैंक सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत के परमाणु हथियारों का भंडार बढ़कर कितना होने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये है 190, यानी कि भारत में कुल 190 परमाणु हथियार होने की संभावना व्यक्त की गई है। सिप्री की वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में वैश्विक स्तर पर किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार का भंडार होने का अनुमान है? तो ये रूस की बात हो रही है। रूस में कितने हैं? 5420। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2026 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च यानी कि ग्लोबल मिलिट्री स्पेंड के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर काबिज था? तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर इसी में सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से ही पूछा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा रहा? तो यह था इंडिया। अमेरिका और रूस के मध्य परमाणु हथियारों
की संख्या को नियंत्रित करने वाली अंतिम बड़ी सामरिक संधि कौन सी थी, जो कि वर्ष 2026 के प्रारंभ में आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई? तो ये है न्यू स्टार्ट संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। जून 2026 में किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के विशेष अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य टुकड़ी और नौसेना के 2 युद्धपोतों ने प्रतिभाग किया? तो ये है सेशेल्स। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य और फैशन प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी पहली बार किस देश को सौंपी गई? तो ये भारत को सौंपी गई। आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 को आधिकारिक रूप से कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन है? तो इनका नाम है गीतिका तालुकदार। किस देश के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर केन विलियमसन ने 12 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा की? तो ये है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। भारतीय महिला फुटबॉल टीम में कौन सी बार प्रतिष्ठित SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो ये 6ठी बार जीता है भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने। अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच से संन्यास की घोषणा करने वाली डांग मई ग्रेस अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच से संन्यास की घोषणा करने वाली डांग मई ग्रेस का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। किस देश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया? तो ये भारत ने अपने नाम किया है। देखिए, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप है, तो उसमें अगर इंडिया का पूछता है तो 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज और रैंक 1। प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। वहीं नॉर्वे शतरंज 2026 के महिला वर्ग का खिताब किस महिला ग्रैंड मास्टर ने अपने नाम किया? तो इनका नाम है बीबिसारा असाउबायेवा। बीबिसारा असाउबायेवा, ये कजाकिस्तान की हैं। फ्रेंच ओपन में देख लेते हैं कि जो मेन सिंगल्स है उसका खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये जर्मनी की तरफ से खेलते हैं। वहीं महिला एकल में मीरा एंड्रीवा, ये रूस की हैं। मेंस डबल्स में देख लेते हैं तो इनका नाम है मार्सेल ग्रेनोलर्स, ये स्पेन के हैं और इनके साथ होरासियो जेबालोस। वहीं वीमेंस डबल्स में देख लेते हैं तो इनका नाम है कैटरीना सिनियाकोवा, ये चेक गणराज्य की तरफ से खेलती हैं, और टेलर टाउनसेंड, ये यूएसए की तरफ से खेलती हैं। अब मिक्स डबल्स देख लेते हैं तो इनका नाम है सारा ईरानी, जो कि इटली की तरफ से खेलती हैं, और एंड्रिया वावासोरी, जो कि इटली के हैं। नेक्स्ट, टेनिस इतिहास की किस महान महिला खिलाड़ी ने अपने संन्यास से 4 वर्ष बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से प्रोफेशनल टेनिस में सनसनीखेज वापसी की है? तो इनका नाम है सेरेना विलियम्स। बेहद शानदार फैक्ट है ये। आईपीएल 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को मात देकर ये ट्रॉफी जीती?
तो इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया था। आईपीएल 2026 में पूछा गया है ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप मिला है वैभव सूर्यवंशी को। वहीं इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है, तो वो किसको मिला है, तो वो मिला है कगिसो रबाडा, कगिसो रबाडा को। वहीं इसमें पूछा है कि फाइनल मैच में किसे प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, तो ये मिला है विराट कोहली को। वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थे, तो ये वैभव सूर्यवंशी थे। बैडमिंटन की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2026 में मेंस डबल्स का खिताब किस भारत की जोड़ी ने जीता है, तो ये हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। किस भारतीय एथलीट ने महान अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 वर्ष पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए लंबी कूद में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया, तो इनका नाम है एनसी सोजन। किस देश के स्टार ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में पूरी तरह से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो यह है इंग्लैंड के। लगातार 6 अलग अलग फीफा विश्व कप संस्करणों में गोल दागने वाले विश्व इतिहास के सबसे पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा विश्व कप के समूचे इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज हो गया है, तो ये लियोनेल मेस्सी के नाम आया है ये रिकॉर्ड, लियोनेल मेस्सी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 200 मैच खेलने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स देख लेते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है, तो नीरज चोपड़ा हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है, तो इनका नाम है पारुल चौधरी, ये लंबी दौड़ के लिए जानी जाती हैं। बेस्ट इमर्जिंग मेल प्लेयर कौन है, तो इनका नाम है शहनवाज खान। वहीं देख लेते हैं कि इसमें बेस्ट इमर्जिंग फीमेल प्लेयर कौन है, तो इनका नाम है पूजा सिंह। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित नेशंस कप 2026 की विजेता टीम कौन बनी है, तो ये बनी है भारत। पुरुष अथवा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 चौके जड़ने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर का नाम पूछा है, तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक चौके लगाने वाले जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, एक बार उनका नाम देख लीजिए। तो स्मृति मंधाना ने 603 चौके लगाए हैं। उनके बाद कौन है, उनके नाम जो हैं, उनके बाद हैं सूजी बेट्स, ये न्यूजीलैंड की हैं, इन्होंने 521 चौके लगाए हैं। बस इतना आप याद रखिए शुरू के दो। आगामी फीफा विश्व कप 2026 की आधिकारिक कवरेज करने वाली भारत की इकलौती महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन है, यह भी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इनका नाम है गीतिका तालुकदार। जून 2026 में ये दोनों प्रश्न हम लोग ऊपर कर चुके हैं। जून 2026 में अपने शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर पर विराम लगाने वाली भारतीय एथलीट डांगमेई ग्रेस किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये फुटबॉल से जुड़ी हुई हैं। चलिए एक बार रिवीजन हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रश्न इसमें 2 बार आ गए हैं। प्रतिष्ठित अंडर 18 हॉकी एशिया कप का विजेता कौन सा देश है, तो ये भारत है। ये सब कुछ हम लोग ऊपर एक बार
सेशेल्स गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो यह है नरेंद्र मोदी। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार हेतु कुल कितने सांसदों का चयन किया है? तो ये कुल 12 सांसदों का चयन किया है, जिनमें से जगदम्बिका पाल है यूपी के, पीपी चौधरी हैं राजस्थान के, निशिकांत दुबे झारखंड के, डॉक्टर श्री एकांत एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, प्रवीण पटेल यूपी के, विद्युत वरण महतो झारखंड के, लुम्बा राम चौधरी राजस्थान के, डॉक्टर हेमंत बिष्णु सावरा महाराष्ट्र के, स्मिता उदय वाघ महाराष्ट्र की, नरेश गणपत मुहस्के ये भी महाराष्ट्र के। वहीं राज्यसभा के डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी और नरहरि अमीन। वहीं कुछ संसदीय समितियां हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, जिन्होंने कि एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। तो वो कौन सी समितियां हैं? तो ये समिति है कृषि समिति, वित्त समिति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति और कोयला एवं खान समिति। केंद्र सरकार द्वारा तेल रिफाइनिंग क्षेत्र की कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को हाल ही में किस दर्जे से सम्मानित किया गया है? तो ये नवरत्न दर्जे से इसको सम्मानित किया है। वुल्फ प्राइज किस वैज्ञानिक को उनकी खोज कंपोजिट फॉर्मियॉन्स के लिए दिया गया है? तो प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। स्लोवाकिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस किस राजनेता को प्रदान किया है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है। ग्रैंड सैंड मास्टर कप का सम्मान प्राप्त करने वाले देश के पहले कलाकार हैं, तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। 2026 के फिनाकल इनोवेशन गोल्ड अवार्ड का विजेता कौन सा बैंक बना है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक। फिनाकल इनोवेशन गोल्ड अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर बैंक। पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले अर्थ प्राइज के विजेताओं के नाम क्या हैं? तो अर्थ प्राइज किसे किसे मिला है? तो मिला है वियान छाछरिया को, एरियाना अग्रवाल को और अव्याना मेहता को। छाछरिया, अग्रवाल और मेहता। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो इसमें आप बस एक नाम याद रखिएगा, वाराणसी से जवाहरलाल का, प्रभुदयाल का कानपुर से आप याद रखिएगा। बस आप दो ये नाम याद रखिएगा, अगर पूछता है आपसे बहुत घुमा के। वहीं आप एक इनका नाम याद रखिएगा, कला समीक्षा में शशि प्रभा तिवारी देवरिया से। प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2027 की रैंकिंग है ये, में किस वैश्विक संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थान पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ, तो ये है आईआईटी दिल्ली। इसकी वैश्विक रैंकिंग क्या है? 118। वहीं पूछा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 सूची में भारत के कौन से शैक्षणिक संस्थान ने अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं? भारत के कौन से शैक्षणिक संस्थान? तो एक तो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। दिल्ली, बंबई, मद्रास। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 की शीर्ष 1500 सूची में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? तो इसमें भारत के 52 इंस्टीट्यूट्स यानी कि 52 संस्थान शामिल हैं। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय शख्सियत कौन है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। इस साल ये बहुत न्यूज़ में रही हैं, सबसे ज़्यादा चौके इन्होंने लगाए और
तमाम उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं जिन्हें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत के किन 2 हवाई अड्डों को वास्तुकला और डिजाइन के लिए प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय 2026 पुरस्कार सूची में जगह मिली? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट जो कि असम में है। इन 2 एयरपोर्ट्स को यह अवार्ड मिला है, इस सूची में जगह मिली है। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा लागू करने वाला विश्व का पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। इससे पहले ये काम तुर्की ने भी किया है, और उससे पहले 16 वर्ष के लिए पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। यूके ने हाल ही में किस आयु वर्ग से कम के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतिबंध लगा। जून 2026 में नीट परीक्षा विवाद के चलते केंद्र सरकार ने किस विशेष कानून का उपयोग करते हुए भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। जून 2026 को दिवंगत हुए प्रख्यात भौतिक विज्ञानी फ्रांसवा एंगलर्ट को 2013 में पीटर हिग्स के साथ किस विशिष्ट खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हिग्स बोसॉन जो कण होते हैं उनकी खोज से जुड़े सिद्धांतों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 12 जून 2026 को अंतिम सांस लेने वाले दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली किस भारतीय महिला निशानेबाज के कोच रह चुके हैं? तो ये मनु भाकर के कोच रह चुके हैं। 6 जून 2026 को दुनिया को अलविदा कहने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता सलीम कुमार का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा से था? तो इनका संबंध था मलयालम सिनेमा से। 1 जून 2026 को निधन हुए एशियाई खेलों के पदक विजेता एवं पूर्व शॉटपुट यानी कि गोला फेंक एथलीट बलविंदर सिंह धालीवाल को किन प्रमुख खेल सम्मानों से नवाजा गया था? तो इनको महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। 4 जून 2026 को दिवंगत हुए लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप को किस विषय के प्रख्यात विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था? तो इनको संविधान के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, सुभाष कश्यप। 4 जून को अंतिम सांस लेने वाले जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी पूर्व में किस प्रमुख बोर्ड या संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। 28 मई 2026 को घर में आग लगने की दुखद घटना में जान गंवाने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार किस प्रतिष्ठित आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे थे? तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष रहे थे। दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव माने जाने वाले अल्डाब्रा जाइंट कछुए को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान देखा? तो ये देखा है सेशेल्स में। भारत के मौसम को भी प्रभावित करने वाली जलवायु घटना सुपर अल्नीनो का संबंध मुख्य रूप से किस महासागर से है? तो इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। अगर आपने अल्नीनो लानीनो पढ़ा होगा तो आप आराम से इसको समझ पा रहे होंगे। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में लिंक्स मकड़ी यानी कि लिंक्स स्पाइडर की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये है मेघालय। मकड़ी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आएगा तो
कूदने वाली मकड़ी, उड़ने वाली मकड़ी, कुछ भी आएगा तो आप मेघालय लगा दीजिएगा। मेघालय सर 2-3 बार न्यूज़ में रहा है मकड़ियों को लेकर के, स्पाइडर्स को लेकर के। जून 2026 में किस देश को लगातार सैकड़ों भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा, जिनमें सर्वाधिक शक्तिशाली झटके की तीव्रता 7.8 मापी गई? तो यह है फिलीपींस। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा 700 से अधिक वर्ष पुराना प्रमाणित किया गया भारत का सबसे प्राचीन जीवित वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ किस राज्य के जिले में मौजूद है, किस जिले में मौजूद है? तो ये बिहार के मुंगेर जिले में मौजूद है। देश के 100वें रामसर स्थल के रूप में किस स्थान को मान्यता प्रदान की गई है? मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि जो रामसर साइट्स हैं, पहले तो हम लोग एक एक देखते जाते हैं, और जो अंतिम सूची होगी वो जो आपका जिस मंथ में एग्ज़ाम होगा उस मंथ में पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यह सुरहा ताल पक्षी विहार यानी कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? यूपी के बलिया में है। तो आपको इसमें बस ये 5 आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। कोपरा पूछा जा सकता है तो छत्तीसगढ़ में है। सिलीसेड़ पूछा जाएगा, राजस्थान में है। पटना पूछा जाएगा तो पटना को आप बिहार नहीं लगाना है, पटना में आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश के एटा में है। और चारी ठांड ये आपका गुजरात में है। शेखा झील ये भी आपका यूपी में है, यूपी के अलीगढ़ में। और यही जयप्रकाश नारायण, अगर जयप्रकाश नारायण ना लिखा हो, वहाँ पे सुरहा ताल पक्षी विहार लिखा हो, तो भी आप इसको ये लगाएंगे। ये यूपी के बलिया से संबंधित है, यूपी के बलिया में स्थित है। प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना पूछा गया है, जो कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरलम से संबंधित। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में किंडरगार्टन यानी केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क करने का ऐतिहासिक ऐलान किया? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। जून 2026 में ब्रेक थ्रू यानी कि आर पार खुदाई का कार्य पूर्ण होना प्राप्त करने वाली निर्माणाधीन जोजिला सुरंग किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में जोड़ती है? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से किस प्रकार के खाद्य उत्पादों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक नया लोगो जारी किया है? तो ये है वेगन फूड। भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना संचालित है, जिसके राष्ट्रपति ने अपने हालिया भारत यात्रा के दौरान इसे तय समय पर मिलकर पूरा करने पर सहमति व्यक्त की? तो भारत और म्यांमार के बीच है। जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना है, भारत और म्यांमार के बीच की है। म्यांमार के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को शीघ्र पूर्ण करने पर वार्ता हुई। यह राजमार्ग भारत को किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह से जोड़ने की एक अहम रणनीतिक पहल है? तो ये भारत को आसियान से जोड़ने की रणनीतिक पहल है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस से जोड़ेगा। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है विवेक अग्रवाल। न्यू डेवलप बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई राष्ट्र कौन बन गया है? तो यह है उज्बेकिस्तान। फ्रांस के किस शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में हिस्सा लिया? तो इसका नाम है एवियां, पूरा नाम है एवियन ले बैन। एवियन फुल नेम एवियन ले बैन्स। वर्ल्ड बैंक में भारत सरकार द्वारा
नए कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है नीलकंठ मिश्रा। भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना है? तो ये है बांग्लादेश। 2027-28 के आगामी कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन 5 देशों को नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो ये है ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो, जिम्बाब्वे, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया। नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्यों में वह कौन सा देश है जिसने इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता हासिल की? तो यह है किर्गिस्तान। भारत सरकार द्वारा किस देश में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह देश है बांग्लादेश। जून 2026 में आयोजित किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की? तो ये देश है सेशेल्स। सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत का नाम पूछा है, तो इनका नाम है विपुल। किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की? तो ये कीर स्टारमर है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री। अमेरिका और ईरान के मध्य युद्ध समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते पर किस तीसरे देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थ के तौर पर हस्ताक्षर किए? तो ये देश है पाकिस्तान। हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इसको देखा था, तो ये दिन आ गए हैं। किस यूरोपीय राष्ट्र ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से, देखिए इसमें ना इसका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान का, इसमें पूरा रोल है यूएसए का। और यूएसए इसको अपना पूरा समझ लीजिए कि क्या ही बोला जाए, वो पाकिस्तान को भी मतलब मानती है कि यूएसए का ही हिस्सा है। एक समय ऐसा होगा कि मतलब ये लोग तो है नहीं किसी लायक, तो इनको ऐसे कुछ कुछ थोड़ा बहुत दे करके 1-2 रुपए और इनको ऐसे बहलाते रहो। तो वही इनकी ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं वो लोग, वो एक सही जगह इनको लग रहा है इन बातचीत के लिए, इन समझौतों के लिए। और कल को क्या होगा, इनको थोड़ी इज्जत दिलाएंगे। आज जैसे इनको थोड़ी इज्जत मिल रही है, और हालांकि इज्जत तो इनकी कोई नहीं करता है, सबको पता है कि बैकग्राउंड में अमेरिका ही काम कर रहा है। तो बैकग्राउंड में कुल मिलाकर के आपको पता है कि इसमें पूरा काम अमेरिका कर रहा है, और बाकी इसमें पाकिस्तान का कोई वो नहीं है। किस यूरोपीय राष्ट्र ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से वर्ष 2050 तक अपनी जनसंख्या को 10 मिलियन तक सीमित रखने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है? तो यह है स्विट्जरलैंड। देखिए अभी भी वहाँ पे मतलब जनमत संग्रह के माध्यम से फैसले लिए जाते हैं, तो असल लोकतंत्र तो यही है। हालांकि बड़े देशों में ये चीज़ संभव नहीं है। असंभव तो है, बिल्कुल संभव है, आजकल जब टेक्नोलॉजी का दौर है तो सब कुछ संभव है। लेकिन फिर भी 13 से 18 जून के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की आधिकारिक राजकीय यात्रा संपन्न की? तो ये फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा संपन्न की। जून 2026 में भारत दौरे पर आई वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इनका नाम है डेल्सी रोड्रिग्स। डेल्सी रोड्रिग्स, वेनेजुएला, डेल्सी रोड्रिग्स। किस देश के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग मई-जून 2026 के दौरान भारत की अपनी प्रथम आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो ये हैं म्यांमार के, म्यांमार के राष्ट्रपति हैं यू मिन आंग ह्लाइंग। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? तो ये देश है मलेशिया।
तो भाई ये लोग अपनी फर्जी है जो वहाँ पे डाल देंगे, तब आप क्या करेंगे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एपिग्राफी शिलालेख शाखा ने किस टाइगर रिजर्व के भीतर दूसरी शताब्दी ईस्वी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक के प्राचीन शिलालेखों का एक बड़ा संग्रह खोज निकाला? तो यह है नल्ला माला टाइगर रिजर्व। इंदौरी मालवी आलू को पूछा है जीआई टैग किस राज्य से संबंधित हो? तो इंदौर कहाँ है? इंदौर है मध्य प्रदेश में। अब गराडू पूछा है कि गराडू को जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश के किस विशेष क्षेत्र? तो मध्य प्रदेश का एक विशेष क्षेत्र पूछा है, तो वहाँ के गराडू को जीआई टैग मिला है। तो ये सर्दियों में खाया जाने वाला लोकप्रिय व्यंजन है, तो ये है वहाँ का जो मालवा क्षेत्र है, तो वहाँ का है गराडू। सैलाना क्षेत्र के प्रसिद्ध बालम खीरे को जीआई टैग दिया है, यह किस जिले और राज्य से आता है? तो यह रतलाम मध्य प्रदेश से संबंधित है। वाह। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर की खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है? तो यह मांडू, और जिला कौन सा है? धार। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग से सम्मानित किया है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित। बांस शिल्प यानी कि बाम्बू क्राफ्ट को अलग अलग जीआई टैग प्रदान किया गया है किन दो राज्यों में? तो यह है असम और झारखंड। बैम्बू क्राफ्ट को असम और झारखंड में। कार्बी आंगलोंग हथकरघा जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। बिहू पेपा को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहू कहीं पे आ जाए तो असम लगा देना है आंख बंद करके। झारखंड के किस जिले की पारंपरिक भगैया साड़ी और फैब्रिक को जीआई टैग मिला है? तो ये है गोड्डा। झारखंड का कौन सा जिला है? गोड्डा। कुचाई सिल्क साड़ी झारखंड के किस जिले की विशेषता है? तो यह है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। वहीं टसर सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड के किस जिले में बनने वाली पंची या पंचों साड़ी और फैब्रिक को जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये दुमका जिले से संबंधित है। झारखंड के किस जिले की प्रसिद्ध मिठाई केसरिया कलाकंद को जीआई टैग मिला है? तो मिला है कोडरमा की झुमरी तलैया। कोडरमा में झुमरी तलैया, तो ये वहाँ की केसरिया कलाकंद मिठाई है। किस राज्य के विलुप्त होती पारंपरिक हस्तशिल्प कला डोकरा क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो ये भी झारखंड से संबंधित है। झारखंड की किस जनजाति से जुड़ी पारंपरिक कठपुतली कला चादर, बादोनी और परिधान दुमका चादर को जीआई टैग दिया है? तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। ये पारंपरिक कठपुतली कला है, चादर बादोनी, और परिधान है दुमका चादर। मुंडा आदिवासी समुदाय द्वारा धारण किए जाने वाले और अपने अनूठी शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध मुंडा आभूषण को जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो मुंडा जनजाति झारखंड से संबंधित है। तो मुंडा से भी रिलेटेड अगर कोई चीज़ आती है तो आप झारखंड लगा के चले आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्राचीन आदिवासी चित्रकला परंपरा जादू पटुआ, या वहाँ पे इसको जादूपतिया भी बोलते हैं, को जीआई टैग मिला, ये मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह झारखंड से संबंधित है, और ये चित्रकला संथाल जनजाति से संबंधित है। किस राज्य की पारंपरिक बरौनी पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो बरौनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है झारखंड की। बिहार के किस जिले की सदियों पुरानी हथकरघा कला 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है?
तो ये नालंदा जिले से संबंधित है। बिहार के किस जिले की प्रसिद्ध पत्थरकट्टी पत्थर शिल्पकला को जीआई टैग से नवाजा गया? तो ये गया जी से संबंधित है। पहले इसका नाम गया था, बाद में नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। बिहार के किस जिले की सदियों पुरानी लोक कला पीड़िया पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो ये भोजपुर से रिलेटेड है। कुछ डेज और थीम्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पूछा है, तो ये मनाया जाता है 25 जून को। वहीं अगला पूछा है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये होता है 26 जून को। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व को दर्शाने वाले एमएसएमई दिवस की डेट पूछी है, तो ये मनाया जाता है 27 जून को। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 29 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स। एस्टेरॉइड्स के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। भारत में 25 जून को किस विशेष स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये संविधान हत्या के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। विधवाओं की स्थिति के प्रति जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को और इसकी थीम है आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू इट। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को और इसकी थीम ये है जब तक सब सुरक्षित ना हो जाएं, अंटिल एवरीवन इज सेफ। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये 18 जून को मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 जून को। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। थीम क्या है? जीवन रक्षा अंतर को कम करना, सिकल सेल रोग में समानता। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे यानी कि टिकाऊ पाक कला किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 12 जून को। इसकी थीम क्या है? रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, राइट एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर अडल्ट्स। यानी बाल मजदूरी के लिए रेड कार्ड, बच्चों के लिए सही माहौल और बड़ों के लिए अच्छा काम। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता यानी कि एल्बिनिज्म दिवस, जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम पूछा है? तो ये मनाया जाता है 13 जून को। इसकी थीम क्या है? गर्व से अपनी त्वचा पर सभी रिक्त स्किन टोन का जश्न मनाते हुए, प्राउड ऑफ योर स्किन, सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स। विश्व महासागर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है 8 जून को। नए सिरे से सोचें, हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का शहादत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। इसका थीम क्या है? इनोवेशन, भरोसा, सस्टेनेबिलिटी, एक्रेडिटेशन की ताकत।
विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। थीम क्या है? बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण को समर्पित विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा था और इसकी थीम क्या है? तो देश है अजरबैजान। ये आयोजन कहाँ हुआ? बाकू शहर में हुआ। देखिए ये पूछा जा सकता है। तो अब देखिए योगा किसको करने की सलाह दी जाएगी? जो लोग बहुत बेजान होंगे। इसकी थीम क्या है? जलवायु कार्यवाही यानी कि क्लाइमेट एक्शन। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये होता है 4 जून को। विश्व साइकिल दिवस, तो ये 3 जून को। इसकी थीम क्या है? हरियाले भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मई को मनाया जाता है। अब आप देखिए मई में गर्मियां बहुत शुरू हो जाती हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि मई के पूरा महीना खत्म हो गया तो आपको लगा कि पूरा महीना खत्म हो गया, तो हमने तो कुछ अच्छा किया नहीं, तो आप घूमने गोवा चले गए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो ये 31 मई बेहद आसान है, लगभग सभी को याद होगा। आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक तेलंगाना का गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 जून 2014 को बना था। तेलंगाना वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो त्रिलिंग वर्ड से हुई थी। वहाँ पे त्रिलिंग मंदिर है। चलिए हम लोगों का करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त हुआ जून तक का। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? आगे की हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम बिहार के और जो यूपी के एग्ज़ाम्स हैं उनके उसको देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए हम लोग अब करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे तो वो अब हम लोग जनवरी 2026 से हम लोग बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपका बहुत आराम से सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फिर मतलब आपको फैक्ट्स ना रटने नहीं पड़ेंगे। और ये क्लास अगर बहुत तेज़ तेज़ भी हम लोग पढ़ते हुए निकल जाएंगे, 30 मिनट में भी ख़त्म हो जाएगी, तब भी आपके दिमाग में सारे फैक्ट्स रुकेंगे। उसके बाद जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बिल्कुल एक नए तरीके से पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको यकीन नहीं होगा। मैं आपको संविधान सभा में जितनी भी महिलाएं थी, सबका मतलब बैकग्राउंड, सबकी एक एक चीज़ें मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि वो 15 के 15 नाम आपको रट जाएंगे। आप बिल्कुल उस चीज़ को फील करेंगे बैठ के। तो अब हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से इसके बाद अब सारी क्लासेस अपनी शुरू करेंगे। यहाँ तक रिवीजन क्लास थी। आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स हैं सामने, तो अगर हम लोग बहुत चीज़ों को घुस के पढ़ेंगे तो शायद इतने कम समय में संभव नहीं था चीज़ों को पूरा कर पाना। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलते हैं और साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।